साल 1628 मुगल बादशाह शाहजहां की ताजपोशी के लिए देश के सभी छोटे और बड़े राजे रजवाड़ों को मुगलिया दरबार में हाजिर होने का निमंत्रण भेजा गया। जो निमंत्रण कम मुगल दरबार की स्याही से लिखा हुआ आदेश ज्यादा था। मुगल दरबार के हुक्म की नाफरमानी करने का मतलब मुगल बादशाह के गुस्से को आमंत्रण देना, जिसका सीधा मतलब अपने राज्य की सुरक्षा पर आफत लेना था। देश के सभी छोटे और बड़े राज्य मुगल दरबार में हाजिरी देने पहुंचे, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने मुगलों के पैरों में अपना सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। वो मुगल बादशाह की नाराजगी झेलने को तैयार था, लेकिन किसी भी रूप में मुगलों की अधीनता उसे स्वीकार नहीं थी। मुगलिया हुक्म की नाफरमानी करने वाला वो राजा कोई और नहीं बल्कि गढ़वाल राज्य के राजा महिपति शाह थे। पवार वंश का ये राजा जितना वीर था, उससे कई गुना वीरांगना थी उनकी पत्नी रानी कर्णावती, जिनकी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। अपने हुक्म की नाफरमानी मुगल बादशाह शाहजहां को हजम नहीं हुई और वह गढ़वाल राज्य को नेस्त नाबूद करने की ख्वाहिश पाल बैठा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो मौका तलाशने लगा। नियति ने शाहजहां को ये मौका भी दिया। साल 1631 में महिपति शाह कुमाऊं से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी जगह राज सिंहासन पर उनके बेटे पृथ्वीपति शाह को बैठाया गया, लेकिन 7 साल का बच्चा आखिर कैसे राजकाज संभालता, लिहाजा तख्त की बागडोर रानी कर्णावती ने अपने हाथों में ली। इस बात की भनक लगते ही कि गणराज्य की कमान एक महिला शासक के हाथ में है, मुगल बादशाह ने अपने सबसे काबिल फौजदार नजाबत खां को गढ़वाल पर हमले की योजना बनाने का हुक्म दिया और गढ़वाल रियासत को मुगल दरबार के अधीन लाने की बात कही। साथ ही नजाबत खां का वेतन 50% बढ़ा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रकाश जबराल कहते हैं कि नजाबत खान ने एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी जिसमें 2000 घुड़सवार और 1000 पैदल सेना की मांग मुगल बादशाह के सामने रखी। लेकिन स्टोरियो डी बोगोर के लेखक निकोलस मनुची कहते हैं कि मुगलों की तरफ से 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे। नजाबत खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई से पहले नजाबत खां ने सिरमौर के राजा मधानता प्रकाश को अपनी ओर किया ताकि दून घाटी में आसानी से घुसा जा सके। मुगल सेना ने सिरमौर से यमुना नदी को पार करके सबसे पहले शेरगढ़ को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद कालसी के पास मौजूद कालीगढ़ पर कब्जा करके इसे सिरमौर के राजा को तोहफे के तौर पर दे दिया गया और संतूरगढ़ पर कब्जे के साथ ही पूरी की पूरी दून घाटी मुगलों के कब्जे में आ गई। लगातार मिल रही आसान सी जीतों से मुगल सेना अति उत्साहित हो गई। उन्हें लगा कि जितनी आसानी से उन्होंने दून घाटी को जीता है, उतनी ही आसानी से वे श्रीनगर पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन उन्हें कहाँ इस बात का अंदेशा था कि शेरनी अभी उनका इंतजार कर रही है। इधर श्रीनगर में रानी कर्णावती के नेतृत्व में मुगलों को न सिर्फ हराने की बल्कि ऐसा सबक सिखाने की योजना बन रही थी कि मुगल ऐसी गुस्ताखी कभी दोबारा न कर सके। एक एक करके कई छोटे बड़े किले मुगल सेना फतेह कर चुकी थी। अब बारी थी श्रीनगर की। लिहाजा गंगा घाटी के किनारे चलते हुए मुगल सेना ने देवप्रयाग के पास घेरा डाला और फौजदार नजाबत खान ने रानी कर्णावती के पास संदेशा भिजवाया कि गढ़वाल सेना की भलाई इसी में है कि वह आत्मसमर्पण कर ले। आत्मसमर्पण के लिए 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना मुगल दरबार को भेंट करें। स्थिति को भांप चुकी रानी कर्णावती ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो सीधी लड़ाई और संख्या बल के आधार पर मुगल सेना के सामने ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेंगी। इसलिए उन्होंने सूझबूझ का सहारा लिया। रानी कर्णावती ने मुगल सेनापति नजाबत खां के पास संदेशा भिजवाया कि वे मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि उनको 2 हफ्ते का समय दिया जाए तो इस वक्त में वे बादशाह के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगी ताकि वे बादशाह को उसे भेंट कर सके। नजाबत खान रानी की बात मान गया, लेकिन अगले 1.5 महीने में उसे केवल 1 लाख रुपए मिले। इसी बीच गढ़राज्य की सीमा पर बैठी मुगल सेना की रसद भी खत्म होने लगी थी। सेना का जो भी सैनिक सामान लेने जाता, स्थानीय लोग उसे लूट लेते।
वक्त गुजरता रहा, मुगल सेना इंतजार करती रही। दूसरी ओर गढ़वाली सेना ने घाटी के दोनों ओर भारी भरकम पत्थर और चट्टानों से घाटी के रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया था। मुगल सेना को रसद की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। भूखी प्यासी मुगल सेना अब क्या ही लड़ती। रानी कर्णावती ने गढ़वाल सेना को मुगलों पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। गढ़वाली सेना पहाड़ियों से मुगल सेना पर टूट पड़ी और उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जो कुछ मुगल गढ़वालियों के इस हमले में जिंदा रह गए थे, जिनमें मुगल फौजदार नजावत खां भी शामिल था, रानी कर्णावती ने उन सभी की नाक काटने का हुक्म सुनाया। यही वजह है रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता है। अपमानित नजावत खां जब मुगल दरबार पहुंचा तो उसे वो सब कुछ छीन लिया गया जो उसे दिया गया था। कहते हैं कि इस अपमान के कड़वे घूंट को मुगल सेनापति ज़्यादा वक्त तक पी न सका और उसने दिल्ली में ही आत्महत्या कर ली। और मुगलों ने भी इस शर्मसार कर देने वाली घटना को छुपाने की भरसक कोशिशें की, लेकिन सच को कितना भी छुपाओ, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। यही वजह है कि इस शर्मसार कर देने वाली घटना की पुष्टि मुगल दरबार के राजकीय विवरण महारुल उमरा में भी मिलता है। रानी कर्णावती न सिर्फ एक कुशल योद्धा थी, बल्कि अपनी दूरदर्शी सोच की बदौलत उन्होंने देहरादून शहर को आबाद करने का काम भी किया। देहरादून की राजपुर नहर भी रानी कर्णावती की ही देन है। सिरमौर की सेना को भी उन्होंने अपनी सेना से बाहर खदेड़ा और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। रानी कर्णावती के हाथों शर्मसार और बेइज्जत होने का मुगलों को ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए 19 बरस तक इंतज़ार किया। यही वजह है कि मुगलों ने खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़वाल पर हमला करने के लिए 1655 में दोबारा सेना भेजी। मगर इस बार हालात कुछ और थे। मुगलों ने इस बार अपनी सेना की सहायता के लिए सिरमौर के साथ साथ कुमाऊं के राजा से भी मदद मांगी। मुगलों के साथ सिरमौर के राजा मधांता प्रकाश और कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद की तीनों सेनाओं ने गढ़वाल पर हमला किया। ओरिएंटल सीरीज के मुताबिक गढ़वाल के हारने के बाद भी श्रीनगर राजधानी नहीं जीती जा सकी। भीषण युद्धों के बाद भी मुगल फौज दून घाटी के अलावा बस कुछ और ही किलों को जीत सकने में कामयाब हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।